बीपीएससी 143 वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की राजनीति, चैप्टर नंबर 2 रहेगा, जिसे हम यूनिट नंबर 2 भी आप कह सकते हो। और इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 2.3, ठीक है। प्रमुख निर्धारक, ध्यान से सुनिएगा, ये जो चैप्टर का नाम है, देखो भारत की विदेश नीति के निर्धारक, यानी भारत की जो विदेश नीति, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की किस आधार पे हमारी डिसाइडेड होती है। देखो फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये समझ लीजिए कि हमें का मतलब यहाँ समझना कि हमारा जो देश है वो किसी अन्य राज्य के साथ, राज्य का मतलब यानी अन्य किसी देश के साथ जब वह रिश्ते बनाता है तो कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है, किस आधार पे हम दूसरे के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं, उसी आधार पे कह सकते हो। जैसा हमारा घर होता है, हम अपने पड़ोसियों के साथ किस आधार रिलेशन बनाते हैं, कैसे संबंध बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो रिलेशन है, जैसे हमारा पड़ोसी है, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार से हमारे क्या होते हैं, रिलेशन या संबंध होते हैं। किसी के यहाँ तक भाई मिलने जुलने तक ही संबंध है, किसी को यहाँ का खाने पीने का, किसी के नमस्ते राम राम तक है। आपने देखा होगा ना कि हमारे जितने 10-15 अगर आपके पड़ोसी हैं तो सबसे आपका अलग अलग प्रकार का बिहेवियर होगा, सबसे आपके अलग अलग प्रकार के संबंध होंगे। उसी प्रकार से अगर देखोगे तो जो इंडिया है, जो हमारा देश है, उसका भी संबंध अलग अलग देशों से अलग अलग प्रकार का है। अगर आप देखोगे हमारे जो संबंध है नेपाल से बहुत अच्छे संबंध है, यहाँ तक कि हमारा वीजा नहीं चलता है। उसी आधार पे देखोगे पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध है कैसे है, तनावपूर्ण संबंध है। चीन के साथ हमारे कैसे संबंध है, हमारे रिश्तों में क्या है, तनाव है। तनाव के साथ भी क्या हमारे संबंध चाइना के साथ बने हुए हैं। देखो विदेश नीति में, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में अगर किसी भी देश के साथ हमारे कोई भी संबंध नहीं है तो इसको भी फॉरेन पॉलिसी ही माना जाता है। उदाहरण के तौर पे बोलूं, नॉर्थ कोरिया का आपने नाम सुन रखा, जहां पर किम जोंग उन है, भारत के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका भी मतलब ये भी विदेश नीति का एक तत्व है। देखो किसी भी देश के साथ, किसी भी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, हमारे संबंध कैसे हैं, ये इसी को फॉरेन पॉलिसी के अंदर में माना जाता है। किसी देश से संबंध होना या ना होना भी फॉरेन पॉलिसी है। अगर किसी देश के साथ, जैसे मान लीजिए इंडिया का किसी देश के साथ कोई भी संबंध या कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी फॉरेन पॉलिसी का ही पार्ट माना जाएगा। ये नहीं कि विदेश नीति का पार्ट नहीं है। जैसे मैंने नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल बताया, कई सारे ऐसे देश हैं जिन देशों के साथ हमारा ना तो उनके साथ व्यापारिक संबंध है, ना तो हमारे उनके साथ राजनीतिक संबंध है। इसको भी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट ही माना जाता है, ठीक है। यानी संबंध होना या ना होना दोनों ही विदेश नीति का पार्ट माना जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन किए। यानी क्वेश्चन ये है कि भारत की विदेश नीति का निर्धारक कौन कौन से, यानी किस आधार पर, ठीक है, किस आधार पर भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति को निर्धारित किया जाता है, यानी कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं, ठीक है, यानी कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हम डिसाइडेड करते हैं भाई कि हमें किसी के साथ कैसे संबंध रखना। तो भारत विदेश नीति को जो निर्धारित करने वाले तत्व हैं, पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक का मतलब है ज्योग्राफी कंडीशन कैसे है, ठीक है, यानी किसी भी देश के साथ राष्ट्र कितना बड़ा है, देश कितना बड़ा है, कितने खनिज हैं, कितने यानी रिसोर्स कितने हैं, इस आधार पर भी इसको भौगोलिक कारक बोला जाता है। देखो हम किसी देश के साथ अगर रिलेशन बनाते हैं तो देशों में कह सकता है भौगोलिक यानी ज्योग्राफी कंडीशन पार्ट नंबर 1। देखो जो जितनी हेडिंग रहती है, हेडिंग याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, पता होनी चाहिए। हेडिंग अगर आपको पता है तो एक्सप्लेन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। भौगोलिक वैसे समझ जाओगी कि भौगोलिक परिस्थितियां, यानी उसमें मान लीजिए पहाड़, जलवायु और दुनिया भर की चीज़ें, देश कितना बड़ा है, ज्योग्राफी कितनी है, यानी पर्यावरण, मौसम, जलवायु, ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड। दूसरा होता आर्थिक कारक, ठीक है, यानी इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार की है, आर्थिक परिस्थितियां भी निर्धारित होती है। भैया अमीरी गरीबी बहुत देखी जाती संबंधों में। आपने देखा होगा ना, जो लोग गरीब होते हैं उन लोगों से हम रिश्ते नहीं रखते हैं। इस देखा होगा आपने, घरों के माहौल में भी देखा होगा। अगर आपके यहाँ पर कोई रिश्तेदार आता है, ध्यान देखा होगा, जो अमीर रिश्तेदार होगा उसका तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान होगा, उसको तो खाना भी टाइम से मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगी। अगर आपके घर पर कोई आपका रिश्तेदार है जो ऐसा फैमिली है जो थोड़ी सी गरीब है, उनके प्रति आपके घर वालों का नजरिया थोड़ा दूसरी तरह होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आर्थिक स्थिति भी कह सकते हैं कि जो निर्धारक तत्व है उनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। आर्थिक कारक है। अगला जो कारक है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक है, यानी किसी देश के साथ हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों भी शामिल किया जाता है, ठीक है, यानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक। उसके बाद घरेलू परिवेश
ठीक है। घरेलू परिवेश, नेतृत्व का व्यक्तित्व यानी लीडरशिप कैसे है, ठीक है। देखो भारत की फॉरेन पॉलिसी अगर मैं आपको बताऊं कि जब हमारे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी और एनडीए की सरकार चल रही है उसमें विदेश नीति में अंतर है, ठीक है। यानी कांग्रेस की विदेश नीति और प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं उसकी विदेश नीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कह सकते हैं कि अंतर जरूर आया है, चाहे रूस के साथ हमारे संबंध हो, चाहे हमारे साथ चाइना के साथ संबंध हो, चाहे हमारे साथ पाकिस्तान के साथ संबंध हो। यानी सरकारें यानी नेतृत्व कैसा है, लीडरशिप कैसे है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी या आगे जितना है लीडरशिप अगर आप देखोगे इंडिया की जितनी भी लीडरशिप रही, राजीव गांधी और बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और बीच में फिर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, अगर इन सारे लोगों को अगर एक पैरामीटर पे आप देखोगे तो इन सब की जो विदेश नीति है उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी हमारे लीडरशिप भी क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि किसी भी देश की लीडरशिप कैसे है। सिंपल के तौर पर बात करूँ, पहले जो लीडरशिप थी पाकिस्तान में जो लीडरशिप थी नवाज शरीफ की, ठीक है, नवाज शरीफ के लीडरशिप के साथ नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते थे अलग थे। लेकिन जब से पाकिस्तान की लीडरशिप में इमरान खान आए हैं तब से हमारे जो संबंध है उन संबंधों में तनाव या संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिलती है। यानी लीडरशिप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जब हमारे देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी यानी यूपीए की सरकार थी तब भारत और पाकिस्तान के जो संबंध होंगे वो आपको बिल्कुल विपरीत दिखाई देंगे। आपने देखा कि अभी जब से सरकार आई 2014 से जब से सरकार आई है तब से सरकार क्या है, थोड़ी आक्रामक सरकार है पाकिस्तान की नीति के खिलाफ। यानी इसी को बोला जाता है कि लीडरशिप, देखो किसी भी देश में किसी भी कंट्री में जब लीडरशिप चेंज होगी तो वहाँ की जो उसके जो विदेश नीति होगी उस नीति में परिवर्तन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे आपके फादर साहब हैं, ठीक है, जैसे आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी के जो संबंध होंगे आपके रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल अलग होंगे। सेम आपके फादर के जो संबंध होंगे बिल्कुल अलग प्रकार के संबंध बनेंगे। लेकिन जब आपके हाथ में आपके घर की जिम्मेदारी आएगी तो वह संबंध बिल्कुल अलग प्रकार से बनेंगे। उसी प्रकार से मेरा कहने का मतलब है कि जब लीडरशिप बदलती है यानी नेतृत्व बदलता है तो उसमें भी आपको क्या होता है, चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। घरेलू परिवेश, भाई घरेलू परिवेश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका घरेलू, मान लीजिए किसी देश में घरेलू में आंतरिक कला बहुत चलती है या घरेलू युद्ध चल रहा है। जैसे आपने श्रीलंका में देखा होगा कि वहाँ पर घरेलू मतभेद बहुत ज़्यादा, श्रीलंका में आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा। तो इससे क्या होता है, विदेश नीति भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अरे भाई जिसके घर में सुख शांति रहेगी वही तो दूसरे से बेहतर संबंध बनाएगा। और जो घर में ही लड़ता रहेगा वह पड़ोसियों और दूसरे लोगों से कैसे बेहतर संबंध बना सकता है। यानी घरेलू परिवेश भी देश नीति के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें अगला जो रहेगा इसमें वैचारिक पूर्वाग्रह, यानी किसी चीज़ को लेकर के हमारी सोच क्या है या हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये भी विदेश नीति का एक मेन पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है। देखो विदेश नीति किसी भी देश की जब बनती है तो हमें ये भी देखना पड़ता है बाहर का माहौल कैसा है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कैसा है या अंतर्राष्ट्रीय इस समय इंटरनेशनल में किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अभी आपने देखा होगा कि रूस का युद्ध चल रहा था, ठीक है। रूस के युद्ध के समय भारत इंडिया को भी अगर देखोगे तो वो भी बहुत जगह चीज़ों पर भारत संभल के चीज़ों को कर रहा था। देखो कभी भी अगर दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो बाकी कंट्रियां भी इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देखती हैं कि बाकी लोग कैसे हैं, ठीक है, बाकी लोग कैसा संबंध उनके साथ रख रहे हैं, ताकि उसके आधार पर हम भी अपने मान लीजिए किसी दो देशों में मतभेद हो गया, सभी लोग किसी के खिलाफ चले गए हैं, आप जब किसी का सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए कई बार हानिकारक हो सकता है। यानी बाहरी परिदृश्य भी हमारे लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अन्य लोग किस प्रकार के काम करें। अरे आपने देखा होगा ना, घरों में देखा जाता है ना कि पड़ोसी कैसे कर रहे हैं, दूसरे लोग उनसे कैसे संबंध रखते हैं, उसी प्रकार से हम भी तो उसी प्रकार से संबंध रखेंगे। यानी बाहरी परिदृश्य यानी कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किस प्रकार की है, यह भी विदेश नीति को बहुत ज़्यादा डिसाइडेड करती है। लघु निर्धारक, यानी अभी तो हमने बड़े बड़े रोल देखे कि इन आधार पर विदेश नीति को निर्धारित किया जाता है। छोटे छोटे निर्धारक तत्व भी होते हैं जिनके आधार पर फॉरेन पॉलिसी को डिसाइडेड किया जाता है, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ को थोड़ा डीपली में समझेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है। पहला देखिए इसमें जो रहेगा, ठीक है, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर भैया 48 नंबर पेज रहेगा, ठीक है। पेज नंबर 48 है और इसमें रहेगा भौगोलिक कारक। देखिए, ठीक है, भौगोलिक कारक किसी राष्ट्र के क्षेत्रफल
विशेषताओं, संसाधन, आपस की भू राजनीतिक वातावरण को संदर्भित करता। भौगोलिक कारक का मतलब होता है किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति कैसे है, यानी उसका वातावरण कैसे है, क्षेत्रफल कितना है, संसाधन या भू राजनीतिक वातावरण को बताता है। इसी प्रकार जैसे आप देखोगे भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, यानी हमारा जो देश है एक बड़ा राष्ट्र है जिसके पास एशिया के सबसे दक्षिणी भाग में दुनिया का 7वां बड़ा भूभाग है। अगर हम एशिया की बात करें, ठीक है, अगर हम देखें एशिया के दक्षिणी भाग में, ठीक है, तो हमारा जो देश है दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर है, हमारा 7वां स्थान है। लगभग सभी प्रकार की भौतिक संरचना, मौसम, जलवायु, जल निकाय, वनस्पति और जीवों की रहने के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का बहुत लाभ मिला। यानी भारत की अगर देखोगे तो हमारे देश की जो जलवायु है, ठीक है, जलवायु जो है, हमारे देश का जो मौसम है, हमारे देश की जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, यानी हमारा देश जो है रिसोर्स के मामले में, जलवायु के मामले में, पर्यावरण के मामले में, सभी मामलों में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का लाभ भी बहुत मिलता है, ठीक है। यानी आपने देखा कि हमारे देश पर जलवायु काफ़ी अच्छी है, हमारे यहाँ ठंड भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है। यानी कई सारे देशों को आपने देखा होगा कि वहाँ पर गर्मी ही पड़ती, 12 महीने गर्मी ही पड़ रहा है। कहीं कहीं पर अगर ठंडी पड़ रही तो ठंडी ही पड़ रही है। तो यानी कहने का यहाँ पर मतलब ये होता है कि हमारे देश की अगर जलवायु की बात करें, अगर वातावरण की बात करें तो काफ़ी बेहतर है, भारत को इसका लाभ भी मिलता है। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पर जैसे दाल है, चावल है, यानी खाद्य पदार्थ, फल फ्रूट, सारी चीज़ों का उत्पादन होता है और भारत की जलवायु काफ़ी बेहतर है, इसलिए भारत को एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाभ भी मिला है। कई देशों के किनारे प्राकृतिक सीमाएं इसे शत्रुओं से बचाती हैं। जैसे बात करेंगे हमारा जो देश है, अगर आप देखोगे तो हाँ एक तरफ हिमालय है, 3 तरफ से हमारा देश समुद्र से घिरा। इससे क्या होता है कि हमारी जो सेना है, अब जैसे समुद्री इलाका है, हमें वहाँ सेना कम लगानी पड़ती है, पाकिस्तान के साइड में और दूसरा चीन के साइड में, उसी दोनों साइड में तो हमें ज़्यादा सेना लगानी पड़ेगी। आपने देखा कि इंडियन आर्मी जो है, भारतीय जो सेना है वो पाकिस्तान यानी LOC पर ज़्यादा लगी है, और जो चीन का जो बॉर्डर हमारा लगता है वहाँ पर ज़्यादा सेना लगी है, दूसरा बांग्लादेश के साइड लगी है। अगर देखोगे तो हमारा जो मुंबई से अगर आप चलोगे या गुजरात इलाका, मुंबई और जो पूरा ये गोवा और तमिलनाडु और पूरा एक केरल वाला जो इलाका है, और इधर बंगाल की खाड़ी से उधर पूरे इलाकों को देखोगे तो यहाँ पर हमें आर्मी को बहुत कम लगाना पड़ता है, यहाँ पर पूरा जो हमारी नेवी होती है वही संभालती है। यानी हमारा समुद्री इलाका जो है वह दुश्मनों से भी हमारे देश की रक्षा करता है। और एक तरफ आप देखोगे कि हिमालय हमारा बना ही हुआ, तो क्या होता है, जो हमारी हमारी जो ज्योग्राफी कंडीशन इस प्रकार की है, ये भारत को क्या करती है, कई बार मदद भी करती है और ये हमारी हेल्प भी करती है कि हमारी प्राकृतिक स्थिति ही ऐसी है। पूरा पश्चिम दक्षिण से देश को घेरने वाली लंबी तटीय रेखा भारत को स्थिति को मजबूत करती है। लंबी तटीय रेखा का मतलब होता है जो हमारा देश जो है 3 तरफ से जो या कह सकते हो जो समुद्र से घिरा हुआ, ये हमारे देश को मजबूती प्रदान करता है। उसे हिंद महासागर में वैश्विक राजनीति और व्यापक दूरी बनाते हैं। आज हमारे देश के पास समुद्री इलाका भी है। अगर किसी देश के साथ हमारा मनमुटाव होता है, किसी प्रकार का हमारे साथ मतभेद होता है, तो जैसे पाकिस्तान के साथ आपने देखा कई बार उनके साथ हमारे रिश्ते खराब होते, तो बोला जाता ना पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, या उसका पानी बंद कर दो, हम अपने इलाके में आने नहीं देंगे। यानी इसका भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे हमारे पास समुद्री इलाका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और अगर आप देखोगे बंगाल की खाड़ी के कई सारा आधा से ज़्यादा पार्ट या हिंद महासागर का पार्ट देखोगे तो हमारे पास बना हुआ। इससे भी क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला। हालांकि वही समुद्री पहुँच भी यूरोपीय शक्तियों को भारत का उपनिवेश बना दिया। अगर कहूँ तो अगर आप कह सकते हो कि भारत का समुद्री इलाका भारत को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है, दुश्मनों से रक्षा करता है, तो उसी के उल्टा और अपोजिट दे सकते हो कि जो हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे और लंबे समय तक हमारे देश को जिन्होंने गुलाम बना के रखा था, वो भी तो समुद्री रास्ते से आए थे। यानी अगर समुद्र हमारे लिए रक्षा का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, तो उसी के रूप में आप कह सकते हो कि एक समय हमारे लिए कह सकते हो कि अच्छा नहीं था, जब हमारे देश पर अंग्रेजों, आपने सुना होगा ना, अगर मैं आपको बताऊं ना, इस देश में जैसे आपने सुना कि यहाँ पर सल्तनत काल चली, या आपने देखा होगा कि यहाँ पर मुगल आए थे, बाबर आया था, बहुत सारे लुटेरे आए थे, कह सकते हैं 712 से लेकर के लगभग कई सारे आक्रमणकारी थे। जितने भी आक्रमणकारी, सिकंदर, जितने भी आए थे यहाँ पर, जितने भी लोग आए थे, जितने भी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, सभी भारत के
तटीय रास्ते से हैं। तटीय रास्ता हमारा कौन सा है? ये जो हमारा पाकिस्तान का इलाका लगता है, ठीक है, ये जो पाकिस्तान और जो सिंधु नदी वाला जो हमारा इलाका है, ये अफगानिस्तान वाला जो इलाका लगता है, इस रास्ते से सभी लोग आए थे, जितने हूण थे, जितने भी लोग थे, या कह सकते हो कि जितने भी विदेशी आए थे या मुस्लिम जितने भी आक्रमणकारी थे, सभी इसी रास्ते से आए थे। लेकिन जो अंग्रेज आया था वो समुद्री इलाकों से आया था। कह सकते हैं कि इसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, जिस प्रकार हिमालय कह सकते हो समुद्री इलाका हमें बाहरी शत्रु से मदद करता है, तो एक हमारे लिए हानिकारक। देखो कोई भी चीज़ होती है वो प्लस और माइनस दोनों चीज़ें करती हैं, कभी ये माइनस कभी प्लस में गया, तो माइनस इसलिए कह सकते हैं कि इसी रास्ते से अंग्रेज भी आ गया था और लंबे समय तक उन्होंने हमारे देश को गुलाम भी बनाए रखा, ठीक है। इसी प्रकार भौगोलिक कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है काफ़ी बेहतर है, हमारे यहाँ पर जलवायु, नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन काफ़ी बेहतर हैं, इसीलिए हमारी जो स्थिति है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आगे देखिए, भौगोलिक कारक एक अन्य महत्वपूर्ण निहितार्थ पड़ोसी देशों से संबंध जो कि उसके भौतिक स्थान के कारण बने हुए हैं। स्पष्ट रूप से किसी देश का पड़ोसी परिवेश उसके व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका। देखो भाई, पड़ोसी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये जितने भी देश हैं, इन देशों के साथ भी हमारे जो रिलेशन है अच्छे होने चाहिए भाई, ठीक है। देखो किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति अच्छी है, लेकिन विदेश नीति में ये भी चीज़ें होती हैं कि उस देश की अपनी पड़ोसियों के साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें। देखो पाकिस्तान के साथ हमारे इतने ज़्यादा गतिरोध हैं, फिर भी हमारा जो व्यापार है या कह सकते हैं जो ट्रेड है वह लगातार हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी संबंध भी है और यानी हमारे उनके साथ संबंध के साथ साथ हमारा व्यापार भी चलता है। सेम उसी टाइप पर अगर आप चाइना के साथ देखोगे, चीन के साथ भी अगर आप देखो गलवान घाटी संघर्ष रहा, और कह सकते हो आपने सुना होगा कि उन्होंने अरुणाचल में गाँव बसा लिया, अरुणाचल में घुसे चले आ रहे हैं, आपने सुना होगा समाचारों न्यूज़ चैनलों में सुना। फिर भी हम चाइना के साथ हमारे साथ जो ट्रेड है वो ट्रेड लगातार चल रही है। तो कहने का मतलब है कि आपको गतिरोधों या संघर्षों के साथ साथ आपको अन्य प्रक्रियाओं को बाधित नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को अगर रोकेंगे तो काफ़ी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। देखिए हालांकि उसके पड़ोसी से इतना दोस्ताना माहौल नहीं। अगर आप भारत को देखोगे तो भारत के अगर देखोगे तो काफ़ी पड़ोसियों से हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं, जैसे नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। लेकिन कुछ देशों के साथ हमारे रिलेशन खराब हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे सीमा विवाद और संघर्ष की स्थिति हमारे साथ लगातार बनी रहती है। और पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों ने 4 युद्ध और चाइना के साथ हमने 1962 की लड़ाई भी लड़ रखी है, तो इसको भी आप कह सकते हैं। पाकिस्तान, भारत कई पड़ोसियों के साथ यदि सभी तो प्रेम और घृणा संबंध, इसीलिए भारतीय विदेश नीति में मुख्य विषय शायद हर समय अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखना रहा है। यानी भारत की अगर बात करोगे, भारत के लिए विदेश नीति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हम सभी देशों के साथ मित्रता का संबंध कैसे बनाओ, दोस्ती का माहौल कैसे बनाएं, क्योंकि कुछ देशों के साथ हमारे जो माहौल रिश्ते हैं वह काफ़ी बेहतर नहीं है, जैसे पाकिस्तान और एग्जाम्पल के तौर पर चाइना, आप जिन्हें आप कह सकते हैं, ठीक है। मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी उपस्थिति को दूर दूर तक महसूस कराने की स्थान। जब हमारे संबंध सभी के साथ बेहतर होंगे तो हमारी जो स्थिति होगी वह काफ़ी बेहतर होगी, ठीक है। ये भौगोलिक कारक। अब हम चलते हैं आर्थिक कारक पे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा रहेगा आर्थिक कारक, देखिए, ठीक है। आर्थिक कारकों में धातु, खनिज, जीवाश्म, उपजाऊ भूमि। आर्थिक कारक का मतलब होता है कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, देखो भाई, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन रहेगा वही तो अपने कोयले को, तांबा को, जितनी भी वस्तुएं होंगी वही तो बेचेगा, तभी तो कुछ रुपया पैसा आएगा, तभी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे आपका घर है, आपके घर में सभी लोग नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे, काम करेंगे, नौकरी करेंगे, तभी तो आपके घर पे रुपया पैसा आएगा, तभी आपके पड़ोसी मानेंगे। आपने सुना होगा ना, जिसके यहाँ पर पैसा उसकी रिश्तेदारी चलती है, जिसके पास पैसा नहीं उसके रिश्तेदार भी छोड़ करके चले जाते हैं। उसी प्रकार से कहने का मतलब है, जिसके पास आज के समय जिस देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सभी कंट्रियां उसके साथ बेहतर और अच्छे संबंध रखेंगी। जो गरीब आदमी रहेगा उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। आप इसको बेहतर और भली भांति से जानते हो ना। वही कहने का वही चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती हैं, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, आर्थिक कारकों में अगर आप देखो, जैसे धातु है, खनिज है, ईंधन है, उपजाऊ भूमि है, मानव प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों के साथ देश की आर्थिक विकास उच्च दर को प्राप्त करने में
सभी की महत्वपूर्ण योगदान है। अगर देखोगे भारत को, अगर देखोगे तो जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, या जितनी भी पानी है, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को या हमारे विकास की या डेवलपमेंट की जो उच्च दर है उसमें एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। यद्यपि आर्थिक कारक हमेशा देश की विदेश नीति के आधारभूत निर्धारक होते हैं। वही कह रहे हैं कि जो आर्थिक कारक होता है किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल ये अदा करते हैं, महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। लेकिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के मद्देनजर इन कारकों का महत्व में से एक अनुपात प्राप्त कर लिया है। अगर देखोगे तो लगभग, अगर हम सभी देशों की बात करें तो लगभग सभी देश जो हैं, सभी देशों में जैसे वैश्वीकरण हो गया है, उदारीकरण का मतलब होता है कि उदार नीतियां अपनाना, उदारीकरण उसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे उदारवाद को ही उदारीकरण बोला गया है, ठीक है। उदारवाद का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा जो नियम कानून है, यानी स्टेट जो है वो अपने नियम और कानूनों को कम से कम लागू करे, ठीक है। यानी नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देना या उसकी बात करना ही उदारीकरण की नीति होती है, ठीक है। अगर देखेंगे तो आर्थिक कारक जो है वह लगभग सभी देशों ने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि सभी देशों में जब से वैश्वीकरण हुआ है, उदारीकरण हुआ है और लोकतांत्रिकरण हुआ, तब से इस जो आर्थिक जो पहलू है लगभग सभी देशों ने कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त किया। आर्थिक वैश्वीकरण के मद्देनजर संसाधनों का दोहन अभूतपूर्व दर पर पहुंच गया है। जब से आर्थिक वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, हमारे जो संसाधन है उसका दोहन बहुत हो रहा है, ठीक है। जब से वैश्वीकरण हुआ है, अगर आप देखोगे संसाधनों का दोहन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखोगे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन भी ज़्यादा लग रहे हैं, जितने भी हमारे रिसोर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, ठीक है। भारत प्राकृतिक और मानव संसाधनों की विशाल विविधता के साथ धन्य होने वाला भारतीय देशों में से। अगर आप देखोगे हमारा जो देश है, हमारे देश के साथ प्राकृतिक संसाधन भी देश हैं। हमारे देश में मैन पावर की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे देश में इंसानों की कोई कमी नहीं है, ये हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी और सौभाग्य की बात है। यानी हमारे देश में मान लीजिए जिस देश की जनसंख्या कम है वहाँ पर कोई कंपनी लग गई, कोई फैक्ट्री लग गई, कोई भी काम होगा तो लोगों की जनसंख्या कम होगी तो लोग बढ़ चढ़ के उसमें भाग नहीं लेंगे। यानी भारत के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि भारत धन धान्य से और प्राकृतिक संसाधनों से और मानव संसाधनों से भरा पूरा एक देश है, ठीक है। यह भी हमारे लिए भाग्यशाली देशों में से है। जीवाश्म ईंधन, यूरेनियम, सोने जैसी कीमत धातुएं जैसे कुछ बड़े आयात को छोड़कर भारत के पास लगभग सभी संसाधन हैं। अगर देखेंगे जैसे हमारे पास यूरेनियम ज़्यादा नहीं है, सोना बहुत ज़्यादा होता नहीं है, जीवाश्म ईंधन कम है, लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो भारत के पास लगभग सभी जितने रिसोर्स होने चाहिए उन सभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स हैं। अगर प्रचुर मात्रा में नहीं है तो दुनिया में एक जीवंत अर्थव्यवस्था की नींव जरूर रख सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है लेकिन भारत को काम चलाने के लिए, यानी अपना घर चलाने के लिए हम अपना काम कर सकें, ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है। देखो भारत के पास जितने भी संसाधन हैं वो सभी हैं, ठीक है। भारत के पास सभी संसाधन हैं। अगर कोई संसाधन नहीं है तो दो चार संसाधन हमारे पास नहीं, जैसे सोना नहीं है, यूरेनियम कम है, लेकिन हमारे पास इतने प्राकृतिक संसाधन जरूर हैं कि हम अपन जीवन निर्वाह आसानी से भारत कर सकता। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विकास के मिश्रित अर्थव्यवस्था तंत्र को अपनाया। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया है, ठीक है, मिक्स इकोनॉमी को अपनाया है। राज्य ने निजी व्यवसाय को लाइसेंस और परमिट देने के साथ नियंत्रण, यानी जो हमारा देश है, हमारे देश में ना जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को हमने छूट जरूर दी है, लेकिन उस पर भी हमने सरकार का कंट्रोल जरूर रखा है। ये नहीं है कि हमने जितने भी हमारे उद्यम है उनको बिल्कुल फ्री हैंड ओवर कर दिया है कि आप जो मन करे सो करो, ऐसा नहीं, बल्कि हमने उनको लाइसेंसी राज, आपने सुना कि हर चीज़ों का लाइसेंस होता है ना, आपने सुना होगा ना, कंपनी के सब लाइसेंस होते हैं। यानी जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पर बोला जाता था लाइसेंसी युग, क्योंकि जब राजीव गांधी और बीच में जब संजय गांधी का पीरियड आया था तो वहाँ पर हर चीज़ को लाइसेंस के द्वारा प्राप्त किया जाता। यानी हमने जितने भी उद्योग लगाए हैं, क्योंकि जो भारत में बड़े लेवल पर जो उद्योग लगे हैं उसमें संजय गांधी की एक महत्वपूर्ण रोल रहा। जैसे मारुति लगी मानेसर में, और मारुति के लगने के बाद भारत में औद्योगिकरण काफ़ी लंबे 1980 में मारुति मानेसर में लगी, ठीक है। तो आप उसी आधार पे कह सकते हो कि हमने उसी के साथ लाइसेंसी युग चलाया। यानी हमारे यहाँ पर जो भी कंपनी लगी भैया, जो भी फैक्ट्री लगी, मिल लगा, जो भी खाने पीने की चीज़ें, आज जितना भी अगर आप कुछ भी लगाते हो तो हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता। यानी हमने अगर प्राइवेट सेक्टर को रखा है तो हमने उनको फ्री हैंड ओवर नहीं कर
दिया है, बिल्कुल मुक्त नहीं कर दिया है, बल्कि हमने उनको एक रेगुलेटर की तरह हमारी सरकार उनको कंट्रोल भी करती रहती है। ठीक है। राज्य के नियंत्रण और विनिमय पर निजी क्षेत्र का कठोर प्रभाव है। यानी अगर देखोगे तो हमारे देश में जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उस पर सरकार अपना पूरा नियंत्रण रखती है। हाँ जरूर हमने प्राइवेट जरूर कर दिया है, फिर भी सरकार के अंडर कंट्रोल में सभी चीज़ें हैं। परिणाम स्वरूप लंबे समय तक आर्थिक विकास दर कम रही और निर्बाध रूप से जनसंख्या वृद्धि वार्षिक दर भी कम रही। विडंबना के भारतीय नीति निर्माता उस समय के समग्र समाजवादी परिवेश में कम संतुष्ट थे। 1978 में प्रसिद्ध समाजसाथी राजकृष्णा ने 1950-80 के दशक में कम विकास दर के साथ इसे अंतर्राष्ट्रीय संतोष को विकास की हिंदू दर के रूप में वर्णित किया। देखो शुरू में जो हमारी जो दर रही, विकास की जो दर थी वो कम थी, क्योंकि हम क्या करते थे जब यहाँ पर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, और मैं 80 का दौर और 90 के दौर की जब मैंने आपकी बात बताया, क्योंकि लंबे समय तक हमारे देश में कांग्रेस की सरकारें रहीं, और हमने क्या किया कि हमने हर चीज़ को परमिट के साथ लगाया। जैसे बोला जाता था परमिट लो लगता था, या लाइसेंसी राज का बोला जाता है। अगर आप सबको इतना ज़्यादा पता नहीं होगा, 70 और 80 का जो दौर था, ये जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पर लाइसेंसी युग चलता था। ठीक है, हर चीज़ के लिए लाइसेंस होता था। तो उसमें क्या था, जब सरकार हर चीज़ पर अपना नियंत्रण रखेगी, जब हमारी सरकार हर चीज़ पर अपना कंट्रोल रखेगी, तो हमारे जो उद्यम होंगे वो फ्री हैंड ओवर का वर्क नहीं कर पाएंगे, और सरकार उन पर अपना कंट्रोल रखती थी। इसीलिए हमारी जो विकास दर रही वो कम रही। लेकिन जब से वैश्वीकरण हुआ, ठीक है, 90 और 91 जब वैश्वीकरण हुआ, और उसके बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसने क्या पकड़ी, थोड़ी सी तेजी पकड़ती है। यानी यहाँ पर अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा उछाल आता है, क्योंकि हमने जो लाइसेंसी युग था उसको बहुत ज़्यादा लाइसेंसीकरण करके हम पूरी तरीके से पूरा अंडर कंट्रोल हमने कर लिया था। सरकार पूरी तरीके से क्या करती थी, जितने भी उद्यम थे उनको पूरा कंट्रोलिंग थी। लेकिन जब हमने थोड़ी सी उनको ढिलाई बरती और जब से वैश्वीकरण हुआ, तब हमारी जो विकास दर है वह विकास दर थोड़ी बहुत वृद्धि हुई। प्रारंभ में ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभ में खाद्यान्न में अपर्याप्तता के कारण भारत की विदेश नीति की गतिशील पश्चिमी में गेहूं कूटनीति की प्रभावित हुई। देखो लंबे समय तक आपने सबने सुना कि 1962 में जब हमारे साथ चाइना का युद्ध चल रहा था, उस टाइम अमेरिका ने बोला था कि भारत को हम गेहूं नहीं देंगे। यानी भारत जब आज़ाद हुआ ना, तो आप सबने सुना कि अंग्रेज जो थे भारत को बिल्कुल चूस करके चले गए थे। यानी कहने का मतलब हमारे देश में गरीबी भूखमरी बहुत बड़ी समस्या थी, और ऐसे समय में हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी थी। और खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए आपने सुना होगा हमारे देश में सबसे पहले हरित क्रांति चलती है, और हरित क्रांति के जरिए ताकि हम कम से कम खाने पीने की चीज़ें तो मुहैया करा सकें। मैं 1962 का आपको वाक़या बताता हूँ। 1962 में वाक़या ये होता, चीन के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, और ऐसे समय में अमेरिका ने बोला था कि अगर भारत अब युद्ध को रोकता नहीं है तो हम उसको गेहूं देना बंद कर देंगे। लाल गेहूं वहां से आता था, ठीक है, चाइना से लाल गेहूं आता था। और उस टाइम पर यहाँ जो सरकार थी उसने बोला था कोई बात नहीं, हम अमेरिका से गेहूं नहीं लेंगे। फिर भी हमारा युद्ध चला, ठीक है। 1964 में पाकिस्तान के खिलाफ भी वही नीति रही। ये सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ। और उस टाइम पर जो 1964 वाला जो युद्ध था पाकिस्तान के साथ हमारा हुआ था, उस टाइम पर जो थे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला था, पूरे देश से बोला था, अपील की थी कि हम लोग सिर्फ एक टाइम का भोजन करें। यानी भैया जब एक देश में युद्ध चल रहा है और उधर हमारे पास खाद्यान्न की कमी है और गेहूं की कमी है, तो हम लोग अगर एक टाइम ही भोजन करेंगे तो कम से कम हमें भोजन की समस्या जो है वो कम से कम रहेगी, और हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वो हमें युद्ध में काफ़ी मदद मिलेगी। तो पूरे देश ने उनका पूरा क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा देश शुरू में आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में गरीबी भूखमरी ये जितनी भी समस्याएं थी बहुत विकराल थी, ठीक है। और ऐसे समय में क्योंकि जो अंग्रेज था जब यहाँ पर छोड़ के गए थे तो वहाँ पर जैसे आप देखोगे कई प्रकार की समस्या थी। देखो आपने सुना दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। एक जब नेहरू की सरकार आई और पहली बार जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो कई सारे उन्होंने काम किए थे, ठीक है। तो उनके कामों को जब आप देखोगे तब आपको सारी चीजें पता चलेगी, क्योंकि देश में भूखमरी इन समस्याओं को दूर किया गया। तो इसीलिए सारी योजनाओं को लागू किया, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी बहुत ज़्यादा खराब थी। और इसीलिए आपने देखा उस टाइम पर भारत कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अमेरिका बार बार हमारे ऊपर कई प्रकार के रूल लगा देता। आपने सुना होगा ना कि हमने जब परमाणु परीक्षण किया था अमेरिका ने रूल लगा दिया। देखो भाई सिंपल सा उदाहरण है, जो गरीब आदमी रहेगा उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपने सुना होगा ना, हम लोग रिश्तेदारी भी उसी से रखते हैं जिसके पास रुपया पैसा होगा। तो ऐसे समय में भारत का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। किसी रूस ने थोड़ा बहुत सपोर्ट करता
था। रसिया जो है, रूस के साथ हमारे जो संबंध है वो काफ़ी बेहतर संबंध काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, ठीक है। अमेरिका के साथ अभी संबंध थोड़े बहुत इधर उधर हुए होंगे, आपको लगता हो कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं। हमारे रिलेशन जो है रूस के साथ ज़्यादा बेहतर हैं। यूएसएसआर जब था उसके साथ हमारे संबंध ज़्यादा बेहतर रहे हैं, ठीक है। तो कहने के लिए मैं बताऊँ तो हमें वो ज़्यादा सपोर्ट करता था। आगे देखिए, ठीक है। जैसे लंबे समय तक भारत रूप कच्चे माल की तुलना में कच्चे माल का निर्यातक बना, यानी लंबे समय तक हम लोग ना लोगों को चीज़ों को खरीदते ही थे, ठीक है। हमें आयात नहीं होता, हम लोगों को निर्यात ही चीज़ों को खरीदना ही पड़ता था, जिसने विकासशील देशों के साथ सार्थक संबंधों को लाभ उठाने में क्षमता के साथ समझौता किया। यानी कई बार हमें समझौता भी करना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे चाइना है, जैसे अमेरिका के साथ हमें गेहूं और दुनिया भर की चीज़ें लेनी पड़ती थी, तो उन लोगों की बात भी माननी पड़ती थी। अरे भाई जी भैया, जिसकी बात नहीं मानोगे और तुम्हारा कुछ नहीं देगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो वही कहने का मेरा मतलब है कि हमें लंबे समय तक अन्य देशों की बातें भी माननी पड़ती थी, क्योंकि हमें उनसे कई सारी चीज़ें लेनी पड़ती थी। हालांकि पिछले 3 दशकों के दौरान जिन चीज़ों उल्लेखनीय रूप से बदली हैं, देश के जीवंत अर्थव्यवस्था में इसे पश्चिमी दुनिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में कठिन सौदेबाजी में सक्षम बनाया है, और वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने कई इको एशियाई देशों का समर्थन हासिल करने में सहायक कूटनीति का उपयोग करे। यानी जब से हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है, तब से हमारे अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध बने। यानी जब से हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है, तब से हमारे अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध बने हैं, और हम लोग कूटनीति के साथ बेहतर काम कर। कूटनीति का मतलब होता है, मैं अगर एक एग्जाम्पल आज समझ लेना, कूटनीति का मतलब होता है अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करना। देखो, कूटनीति का ये मतलब नहीं दूसरे को हानि पहुँचा देना या दूसरे को गलत उपयोग कर लेना। कूटनीति का मतलब होता है अपना अधिक लाभ प्राप्त करना। अगर आपसे पूछे कोई कूटनीति क्या होती है, देखो भारत अगर किसी के साथ कूटनीतिक संबंध रखेगा, भैया उसका भी फायदा हो जाए और हमारा भी फायदा हो जाए। यानी जब दो देश आपस में आते हैं और कूटनीतिक संबंध इसलिए बनाते हैं ताकि हम किसी भी संबंधों में, किसी भी रिलेशन में अपना ज़्यादा फायदा कर सकें। यानी जब हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था बेहतर हुई, ध्यान सुना, जब हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था बेहतर हुई तो हमारे अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध बने, और हम अपने कूटनीति के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभों को प्राप्त कर रहे हैं, जो पहले के समय में हम नहीं कर पाते थे। यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारी बेहतर होने से हमारे जो संबंध है वह काफ़ी बेहतर बन रहे हैं। देखो, भारतीय टेक्नोनेट और व्यापक प्रवासी भारतीय आर्थिक विकास की कहानी एक उत्पादक वैश्वीकरण के दायरे में गौरव का स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण है। अगर आप देखो, टेक्नोनेट का मतलब होता है आज इतने भैया इंजीनियर हैं क्या, विदेश में जाकर के नौकरी कर रहे हैं ना। इससे क्या होता है, देखो आज हमारे जो लोग हैं जैसे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ और कई सारे आपने ट्विटर के भी देखा होगा कि वहाँ पर बदले गए हैं। तो आज कह सकते हो कि भारत के जो लोग हैं वह विदेशों में जाकर के बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे हुए हैं, और वह पैसा भी तो भेजते हैं। अगर आप देखोगे, जो हमारे लोग जैसे अमेरिका में कमा रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, फ्रांस में काम कर रहे हैं, या अन्य देशों में जो विदेश में जो लोग जाकर के वहाँ पर जो काम करते हैं, वो पैसा भी तो भेजते हैं, डॉलर भी तो भेज रहे हैं ना, ठीक है। वो लोग डॉलर भी भेज रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी देश की भी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, और हमारी आर्थिक जो चीज़ें हैं वह काफ़ी बेहतर हो रही हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक, ठीक है। अगला क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा है ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक। किसी भी राष्ट्र की वैदेशिक नीति में उसे एक निश्चित स्वास्थ्य प्रदान करने में कई प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इतिहास और संस्कृति ऐसे ही कारक हैं। देखिए ऐसा है, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी बनेगी उसका हिस्ट्री कैसे है, उसका इतिहास कैसा है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, शुरू में आप देखोगे हम लोग कैसे हैं, हम लोगों का जो विचार है, हम लोगों की संस्कृति कैसे है, हम लोग किसी पर हमला शुरुआती नहीं करेंगे। यानी भारत की पॉलिसी कैसे है कि हमारा इतिहास ही ऐसे रहा है। अगर आप इंडिया की पूरा इतिहास उठा करके देख लोगे तो हमने किसी भी देशों पर शुरुआती हमला या पहला हमला हमने कभी भी नहीं किया है। उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, सभ्यता संस्कृति और इतिहास भी फॉरेन पॉलिसी में बहुत अहम रोल अदा करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी पर पहला आक्रमण नहीं करते हैं, और आपने देखा होगा भारत की जो विदेश नीति है उसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी राष्ट्र पर पहला हमला नहीं करेंगे, और कोई हम पे करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हमारी सभ्यता संस्कृति और कल्चर है।
ठीक है। यानी विदेश नीति में क्या होता है, किसी भी देश का इतिहास कैसे है, उसकी देश की संस्कृति कैसे है, इसके आधार पर भी विदेश नीति को डिसाइड किया जाता है भैया कि पुरानी, जैसे हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, तो आंदोलनों से भी हमने अपनी विदेश नीतियों में बहुत सारे रोल अदा किए। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लंबे समय तक इस देश में राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान रहा। तो जब इस देश आज़ाद हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, यानी जिसे आज हम कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो रही और बाद में उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने इतिहास जो हमारा रहा है या जो हमारी सभ्यता संस्कृति कल्चर रही है, उनसे भी कई सारी चीज़ों को लिया है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में उन चीज़ों को या उन नियमों को लागू किया है। ठीक है, यानी जिसका जैसा इतिहास हो रहता है जिस देश का, उसका वैसे कल्चर बन जाता है। जैसे पाकिस्तान का देखोगे, पाकिस्तान डेली हम लोगों पर हमला करता रहता है, उसने 4 बार हमसे युद्ध लड़ लिया है। ठीक है, तो जैसे हमने कभी भी हमने किसी भी देश पर पहला हमला नहीं किया। ये हमारी सभ्यता संस्कृति कल्चर ही रहा। यानी विदेश नीति में किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति कल्चर कैसा रहा है, यह भी इसके द्वारा भी उस देश की विदेश नीति को डिसाइड किया जाता है या उस देश की विदेश नीति को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी, जैसे हमारी विदेश नीति कैसे, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे उपनिवेशवाद विरोधी हैं। उपनिवेश का मतलब होता है कोलोनिज्म, यानी हमारी जो विदेश नीति है उसके आधार पे, जैसे हमारा देश लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, यानी हम लोग काफ़ी लंबे समय तक उपनिवेश बने रहे, तो हमारी जो नीति है, विदेश नीति क्या है, हम उपनिवेशवाद विरोधी हैं, हम उपनिवेशवाद को नहीं मानते हैं। और हाँ, ठीक है, दूसरा क्या, साम्राज्यवाद विरोधी हैं, यानी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत भी साम्राज्यवाद विरोधी देशों की श्रेणी में आता है, यानी हम साम्राज्यवाद को नहीं मानते हैं। दूसरा, रंग भेद विरोधी, यानी हम गोरे और काले के भेद जो है, आपने देखा कि कई सारे देशों में, अमेरिका में लंबे समय तक गोरे और काले में भेद होता रहा, अफ्रीका में काले गोरे का भेद, और वो तो जिंदगी भर लड़ते रहे हैं लंबे समय तक। जैसे हमारे यहाँ पर जातियाँ लड़ती हैं, वैसे वहाँ पर गोरा और काला लंबे समय तक लड़ता रहा या उनमें भेदभाव रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है, वही मैं आपको बताना, यानी हम रंग भेद के विरोधी हैं, इको एशियाई राष्ट्रों के साथ एकजुट है। इको एशियाई का मतलब होता है, यानी एशिया के जितने देश हैं, यानी जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हम क्या एकजुटता के साथ संबंध बनाने का काम करते हैं। और याद, राष्ट्रीय आंदोलनों से कुछ विषय जो आज हमारे देश की विदेश नीति, यानी हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा, जैसे सत्य है, अहिंसा है, ये सारी चीज़ों को हमने विदेश नीति में फॉलो कर रखा है। यानी जैसे उपनिवेशवाद विरोधी हमारी विदेश नीति है, साम्राज्यवाद विरोधी हमारी विदेश नीति है, हम रंग भेद विरोधी हैं, ये भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। ये हमने अपनी ऐतिहासिक और संस्कृति और अपने इतिहास से इन चीज़ों को अपनी विदेश नीति में शामिल किया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जैसे आपका, मैं एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे आपके पापा हैं, जैसे आपके दादा हैं, तो उनके भी गुण आपके अंदर जरूर आएंगे। ठीक है, उनके भी गुण आपके अंदर जरूर आएंगे। और जैसे आपके फादर और आपके दादाजी जैसे अपने संबंध अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ों के साथ रखते थे, सेम आप भी संबंध उसी प्रकार के रखोगे। मेरा कहने का मतलब है, भारत का जो इतिहास रहा, आज के समय में भारत अन्य देशों से वैसे ही संबंध रखेगा जैसे उसने इतिहास में अन्य देशों के साथ अपने संबंध उसने रखा हो। यानी ये जो चीज़ें होती हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। ठीक है, ये समझाने का आपको मैं बता रहा हूँ। अगला हम देखेंगे घरेलू परिवेश। उसके बाद देखिए हमारा क्या रहेगा, घरेलू परिवेश। नेक्स्ट देखिए, सिद्धांतिक रूप से घरेलू परिवेश एक देश के भीतर सामान्य परिस्थितियां, अजीबोगरीब हालत के लिए खड़ा, जो किसी देश की विदेश नीति को आकार देने में अपनी छाप छोड़ते हैं। ये कह सकते हैं घरेलू परिवेश भी विदेश नीति में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। यानी किसी भी देश की हालत बहुत ख़राब है या घरेलू परिस्थितियां खराब होगी, तो उस देश की विदेश नीति पर बुरा और ख़राब या व्यापक असर पड़ता है। ठीक है, भारत की विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनूठे विक्रय बिंदुओं में से एक उदाहरण। यानी आप देखोगे तो हमारे देश में कई संस्कृति के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, फिर भी हम लोग क्या रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। अगर इसी प्रकार से हमारे देश में अगर मान लीजिए मतभेद होगा, एक दूसरे के मन में मनमुटाव होगा, या कह सकते हैं घरेलू आंतरिक कलह होगी, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे और घरेलू परिवेश हमारा बेहतर रहेगा और हम एकजुट रहेंगे, राष्ट्र के लिए एक रहेंगे, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी काफ़ी बेहतर बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी। ठीक है,
दूसरी ओर देख, उदाहरण के लिए भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी के कारण भारतीय विदेश नीति पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव सहित अरब और मुस्लिम देशों के होने वाले अन्य देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना अनिवार्य है। देखो यहाँ पर क्या बताया, मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर देखो सुनो, कह रहे हैं कि भारत में जो मुस्लिम आबादी है वह दुनिया में दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो आपको पता होगा कि स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस देश में रहते हैं, वह स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, लगभग 24 करोड़, ठीक है। लेकिन भारत में जो है वो लगभग 22 करोड़ है। अगर मैं बोलूँगा इससे ज़्यादा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एक फिगर करेक्ट हो सकता, लगभग पीछे का है जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। एक समझ लीजिए कि भारत में जो है वह नंबर 2 पर मुस्लिम आबादी है। और क्या होता, हमारे देश में मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है और हमें जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, चाहे अरब कंट्रियां हो या गल्फ कंट्रियां हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश है, इनके साथ हमें बेहतर संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक कम्युनिटी और एक विचारधारा बनती है। और आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में अभी एक केस हुआ था, आपने देखा होगा नुपुर शर्मा वाला जो केस हुआ था, ठीक है, उसमें भी आप सबने देखा होगा, सुना होगा, तो उसमें भी कई सारे राष्ट्रों ने उसमें अपनी आपत्ति जताई है और काफ़ी सही थी। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मेरा कहना है कि हमें सबको मिलजुल करके साथ लेकर के चलना पड़ेगा। यानी हमारे देश में कई सारे सभ्यता संस्कृति को लोग रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसलिए समझाया जा रहा है कि मान लीजिए हमारे देश में एक बड़ा मुस्लिम वर्ग रहता है, अगर हम उन लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखेंगे तो जितने भी मुस्लिम या गल्फ कंट्रियां हैं उन देशों के साथ हमारे संबंध बेहतर नहीं बनेंगे, ठीक है। और दूसरा कहने का मेरा मतलब है हमें सभी के साथ बेहतर संबंध रखना बहुत ज़रूरी है। किसी का भी घरेलू परिवेश है, एग्जाम्पल के तौर बताऊँ, आपने सुना होगा कि श्रीलंका में क्या रहते हैं, श्रीलंका में तमिल रहते हैं, और श्रीलंका में जब जब तमिलों को दिक्कत होती है और श्रीलंका तमिलों के साथ अच्छी प्रकार से रहना चाहता है, क्योंकि अगर श्रीलंका में तमिल लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है तो भारत उसमें ज़रूर अपना इंटरफेयर ज़रूर करता है, उसमें हस्तक्षेप ज़रूर करेगा भारत, ठीक है। यानी श्रीलंका में अगर तमिलों को परेशान किया जाता है तो भारत उसमें एक बड़ा रोल जरूर या एक्शन जरूर लेता है। यानी क्योंकि तमिलनाडु में भी हमारे जो तमिलनाडु जो स्टेट है उसमें बड़ी संख्या में तमिल रहते हैं, और जो श्रीलंका है वहाँ पर भी तमिलाई इलाके बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए श्रीलंका में अगर कोई भी गृह युद्ध की स्थिति आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो भारत उसमें अपना जरूर इंटरफेयर करता है और कई बार उसकी मदद भी करता है। उसी आधार पर कह सकते हैं कि हमारे देश में जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों को साथ अच्छे संबंध रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी बेहतर बनेगी। क्योंकि ज़्यादा संख्या में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम या गल्फ कंट्रियां हैं, उनके साथ हमारे बेहतर संबंध बनाना ये भी हमारे लिए विदेश नीति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। उसी के साथ देखोगे इसके विपरीत इस्लामी आयाम ने भारत को तथाकथित मुस्लिम दुनिया में काफ़ी गहरी समझ विकसित करने में सक्षम बनाया, ठीक है। यानी जितनी भी मुस्लिम या गल्फ कंट्रियां हैं उनके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, बेहतर और अच्छे संबंध बनाना पड़ेगा। श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों में तमिलनाडु की राजनीति हमेशा एक निर्णायक कारण बनी। यही मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में जो तमिल रहते हैं जब उनको परेशान किया जाता है या कुछ भी होता है तो भारत की राजनीति हमेशा उसमें एक क्या करती है, कारक बनी रही है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के आधार पर कार्य करता है। वहीं कश्मीर की स्थिति भारत और पाकिस्तान के लेकर के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। यानी कह सकते हो घरेलू परिवेश भी, ठीक है, आपका घरेलू परिवेश। यानी अगर बात करें कश्मीर में जिस प्रकार से कश्मीरियों को लेकर के पाकिस्तान की जिस प्रकार की नीति है, उसी प्रकार से इंडिया में जितने भी मुस्लिम हैं उनको लेकर, जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ हैं उनको लेकर के आप कह सकते हैं, या श्रीलंका में जितने भी तमिल रहते हैं उनको लेकर के भारत की जो नीति रही है, ये सारे कह सकते हो कि घरेलू परिवेश को काफ़ी डिसाइड करते हैं और फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय, धार्मिक और भाषाई पहलुओं से उनकी विदेश नीति निर्धारित करने में विशिष्ट तरीकों के अलावा घरेलू परिवेश भी कई प्रकार के आयाम तय करते हैं। यानी घरेलू परिवेश भी आपकी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर मैं पाकिस्तान के एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो बार बार पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर को लेकर के मुद्दा उठाया जाता है, बार बार इसको उठाया जाता है। ये रीज़न इसलिए बनता है क्योंकि वो कश्मीरियों को लेकर के
काफ़ी वो कई बार बोलते भी हैं, और भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक बड़ा जो संघर्ष की स्थिति बनी है वो कश्मीर को लेकर के बनी हुई है। इसका एक रीज़न है, ठीक है। कह सकते हैं कि आंतरिक जो माहौल है, ठीक है, घरेलू जो परिवेश होगा वह भी विदेश नीति में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता। बार बार जब भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति की बात आती है तो उसमें कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाया जाता है। इसका रीज़न वही है। उसी प्रकार से जैसे मैं श्रीलंका का आपको बताया, उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताऊं अभी नुपुर शर्मा वाला विवाद हुआ था, उसमें भी आपने देखा था जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की थी उसको लेकर के जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां, जितनी गल्फ कंट्रियां थी, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की थी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि आपका घरेलू परिवेश में अगर कोई भी हलचल होगी तो उन रिलीजन से जुड़े जितनी भी कंट्रियां होगी उनका कोई न कोई अपना ज़रूर इंटरफेयर ज़रूर होगा, और आपकी फॉरेन पॉलिसी में परिवर्तन या चेंज आ सकता है, और आपकी फॉरेन पॉलिसी में डिसाइडेड हो सकती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके आधार पर भी फॉरेन पॉलिसी तय होगी, ठीक है। उसी के देखें 1987 में श्रीलंका में अपनी विफलता के साथ भारत में बेचैनी से कारण तमिलनाडु के लोगों में अपनी विफलता के भारत लोगों को काफ़ी विरोध था। संक्षिप्त में घरेलू परिवेश में अपनी समझ, देखो श्रीलंका वाला जो रोल था आपने सुना होगा कि श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका में काफ़ी गृह युद्ध चल रहे थे, ठीक है। आपने राजीव गांधी की जो हत्या हुई उसमें भी श्रीलंका के लोगों का लंबे समय तक हाथ रहा। रीजन ये था कि जब यहाँ पर राजीव गांधी की सरकार थी तो राजीव गांधी की सरकार ने श्रीलंका में अपनी सेना भेज करके श्रीलंका के हालातों को सुधारने का काम किया, और वहाँ का जो लिट्टे का ग्रुप था, ठीक है, वहाँ पर लिट्टे, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे वहाँ पर लिखोगे लिट्टे ग्रुप तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वो ग्रुप जो था वो श्रीलंका में जो हालत थे वो काफ़ी ख़राब कर रहा था। तो लिट्टे के साथ राजीव गांधी की बात भी हुई थी, लेकिन लिट्टे के ग्रुप को लगता था अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार अगर भारत में बनती है और दोबारा 91 में राजीव गांधी जीत करके आते हैं तो श्रीलंका के साथ जो संबंध होंगे वो काफ़ी बेहतर बन सकते हैं, और लिट्टे का जो ग्रुप होगा वहाँ से हट सकता है, या उनके साथ भारत दूसरी बार अपनी सेना या आर्मी को भेज सकता है, ठीक है। दूसरी बार सेना और आर्मी को भेजेगा, और यह उनके ग्रुप को अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए आपने देखा 91 में जब वो एक रैली करने के लिए और 21 जून को जब गए थे तो उनको बम विस्फोट में उनकी क्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसे कहने का मेरा मतलब है ये काफ़ी रोल अदा करता है। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो घरेलू परिवेश है वह फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी क्या करता है, निर्धारित करता है। अगला जो रहेगा नेतृत्व व्यक्तित्व। देखो नेतृत्व व्यक्तित्व का मतलब ये होता है कि लीडरशिप कैसे है, ठीक है। अगर हम विदेश नीति की बात करें, जो हमारे संबंध, जो दूसरे देशों से संबंध, जो रिलेशन है, उसमें लीडरशिप भी बहुत बात। जैसे अमेरिका में, देखो अमेरिका में अगर आप देखोगे तो जब वहाँ पर ट्रंप की सरकार थी, ट्रंप की सरकार जो थी, अगर आप वहाँ पर देखोगे जितनी भी मुस्लिम कंट्रियाँ थी, जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ थी, उनके साथ अमेरिका के जो संबंध थे काफ़ी बेहतर संबंध है। उसी प्रकार से जितने भी बाहर के लोग अमेरिका में काम करते थे उनके वीजा पर काफ़ी रोक लगाने की कोशिश की गई ट्रंप सरकार के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर ट्रंप की सरकार जो कहती थी कि हम अमेरिका के लोगों को पहली प्रायोरिटी में रखेंगे, उनको लोगों को हम नौकरियाँ देंगे, यानी अमेरिकन फर्स्ट, यानी भैया अमेरिका के लोगों को पहले नौकरी मिले, इस प्रकार की हमारी नीति रहेगी। अगर अमेरिका इस प्रकार की नीति अपनाएगा तो बड़ी संख्या में भारत के लोग और अन्य देशों के लोग अमेरिका में जो नौकरियाँ करते हैं उनके लिए खतरा और खतरे की स्थिति थी। उसी प्रकार आप देखोगे जब शीत युद्ध चल रहा था उसमें भी लीडरशिप का बड़ा रोल है। उसी प्रकार से अगर मैं बताऊं कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस टाइप पर भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी, चाहे हमारे साथ चीन की नीति रही हो, चाहे अमेरिका के साथ नीति रही हो, चाहे पाकिस्तान के साथ, देखो जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तब अमेरिका के साथ या कैसे पाकिस्तान के खिलाफ, मैं आप बताऊँ आपको लोग ज़्यादा समझ पाएंगे, जब मनमोहन सरकार थी उस टाइम पर पाकिस्तान के साथ हमारी जो पॉलिसी थी वो थोड़ा चेंज थी। लेकिन जब से इस देश में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, चाहे वो धारा 370 का मामला रहा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनमें आपने देखा कि भारत की जो पॉलिसी है यानी जो हमारी जो नीति है उनमें एक बड़ा चेंज और एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला। जिस प्रकार से जितनी भी चीज़ें हुई और उसका एक मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया गया, जिस प्रकार भारत की सरकार समय समय पर बोलती भी रहती है, यानी गवर्नमेंट बोलती रहती है। तो ये चीज़ें क्या, यानी नेतृत्व, देखो लीडरशिप जब बदलेगी किसी भी राज्य में या किसी भी स्टेट में, जब लीडरशिप बदलेगी, जब वहाँ पर पॉलिसी यानी राजनीति बदलेगी, यानी एक पार्टी हट करके जब दूसरी पार्टी आएगी तो वहाँ के जो लोगों के संबंध हो गया, फॉरेन पॉलिसी जो होगी उसमें जरूर परिवर्तन आएगा, ठीक है।
उसी प्रकार से परिवर्तन जब यहाँ पर पंडित नेहरू की सरकार थी तो वहाँ पर देखोगे जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी तो उसकी लीडरशिप अलग थी। इंदिरा गांधी की सरकार, राजीव गांधी की सरकार, अटल बिहारी की जो सरकार रही उसके साथ पाकिस्तान के दूसरे संबंध रहे। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से बस चलाना, लाहौर शिमला समझौता, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये उसी प्रकार से मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि अलग अलग समय पर जैसे लीडर, देखो दो चीज़ें हैं, देखो बीजेपी की सरकार अटल बिहारी की भी थी और बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी की है, लेकिन दोनों की फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान के साथ जो नीति है उन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को जरूर मिला होगा। देखो बीजेपी वाजपेयी की जो सरकार थी, वाजपेयी की सरकार ये थी कि पाकिस्तान के साथ वो संबंध बनाने के लिए जाती थी, बार बार चाहे शिमला समझौता रहा हो या बस चलाना रहा हो या तमाम तरह के व्यापारिक जो संबंध है उसको बेहतर बनाने की ओर जाते थे कि वाजपेयी चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन बनाएं। लेकिन वहीं पर जब बीजेपी की सरकार 2014 में आती है और नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में आता है, तब वहां पर पाकिस्तान के जो साथ संबंध है वह बिल्कुल दूसरी और विपरीत दिशा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होता है, नेतृत्व में जब चेंज आता है, जब परिवर्तन आता है तो इसमें आपको चेंज ये जरूर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से सोवियत संघ का जो राग, यानी कहते हैं लीडरशिप चेंज होने से फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा और व्यापक चेंज आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा रहेगा वैचारिक पूर्वाग्रह, इसको देखिए वैचारिक पूर्वाग्रह क्या है। ठीक है, देखो वैचारिक पूर्वाग्रह का अर्थ होता है किसी विशेष विचारधारा के लिए एक नेता का निहितार्थ या अस्पष्टता की प्रतिबद्धता। देखो कई सारे जो लीडरशिप होती है वो पहले से बहुत ज़्यादा अस्पष्ट रहती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक स्पेक्ट्रम दो ध्वजों के रूप में कार्य करते हैं, पूंजीवाद, समाजवाद। शीत युद्ध के लगभग अवधि में रहा। वैचारिक पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि लंबे समय तक शीत युद्ध चलता रहा। और शीत युद्ध क्या रहा, एक वैचारिक लड़ाई ही थी ना। एक तरफ समाजवाद कह सकते हैं यूएसएसआर का जो समाजवाद था, दूसरा अमेरिका का पूंजीवाद था। लंबे समय तक इनके वैचारिक पूर्वाग्रह चलते रहे और इसी के कारण क्या रहा, सभी देशों की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें काफ़ी बड़ा और काफ़ी परिवर्तन और काफ़ी आपको बड़ा चेंज जरूर देखने को मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि शीत युद्ध में देखो, यानी जो हमारी सोच है, ठीक है, दोनों एक प्रकार की त्यागी, एक प्रकार का अप्रोच है, दोनों सोच थी, विचारधाराएं थी, यानी दो विचारधाराएं आपस में टकरा रही थी और लंबे समय तक इसके कारण कई देशों के विदेश नीति में काफ़ी परिवर्तन है। यानी विचारधारा भी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती। आपकी विचारधारा कैसे, यानी आपकी अप्रोच कैसे, आपकी थिंकिंग कैसे है, यह भी फॉरेन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जैसे यहाँ पर शीत युद्ध का बताया, तो शीत युद्ध जो था वो पूरी वैचारिक लड़ाई थी और उसी वैचारिक लड़ाई में आप देखोगे कि शीत युद्ध के दौरान जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी प्रकार से कह सकते हैं कि नेहरू की सरकार रही हो, तो जैसे गुट निरपेक्ष बने रहना, किसी भी गुट में ना जाना, ये सारे वही का रहा कि हम किसी भी गुट में, भारत की फॉरेन पॉलिसी इसी प्रकार थी। शीत युद्ध में ना तो हमने अमेरिका के साथ संबंध बनाए, ना तो हमने यूएसएसआर के साथ गए, यानी हम गुट निरपेक्ष बने रहे, हम किसी भी गुट में शामिल रहे। तो एक वैचारिक पूर्वाग्रह था, दोनों में चला था, यानी हमने पहले से ही वैचारिक संबंध बनाए थे, यानी हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अगला जो इसमें रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। देखो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का मतलब होता है कि फॉरेन पॉलिसी जो निर्धारित की जाती है उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। किसी भी देश की आंतरिक गतिविधियों के अलावा बाहरी और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य समान रूप से यदि अधिक नहीं तो किसी देश की विदेश नीति की प्रकृति और जोर का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। देखो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कैसा है, इसके द्वारा भी विदेश नीति को काफ़ी हद तक निर्धारित किया जाता है। इससे भी विदेश नीति पर काफ़ी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसे अलग ढंग से कहें तो घरेलू कारक एक सक्रिय विदेश नीति के निर्माण में मदद करते हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य स्थिति बनाते हैं। यही जो घरेलू परिवेश होगा वह विदेश नीति बनाने में मदद करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य होते हैं वो क्या करते हैं, स्थिति को बेहतर बनाएंगे। इनमें किसी देश की स्थिति पर प्रतिक्रिया करनी पड़े तो अंततः उसकी विदेश नीति पाठ्यक्रम बन जाएगी। यानी जो विदेश नीति होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होगी, वह हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसा है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, वह भी फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तथ्यों की बात के रूप में किसी देश की विदेश नीति का अधिकांश संचालन अंतर्राष्ट्रीय परिदेश द्वारा। देखो आज भी देखोगे, अगर आप देखोगे जैसे यूनाइटेड नेशन है, WTO है, ठीक है, WTO है,
विश्व बैंक है, आज भी ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी हर देश की विदेश नीति में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करें। यानी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वह विदेश नीति में काफ़ी, आप जैसे आप देखोगे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन का मैंने आपको नाम बताया, इन चीज़ों, इन लोगों के जो कानून नियम हैं इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपनी विदेश नीति को बनाना पड़ता है। यानी ये सारी चीज़ें भी विदेश नीति में क्या होता है, बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित होते हैं और इन चीज़ों को ध्यान में रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कारकों का प्रभाव विदेश नीति पर इतना गहरा है कि यह तर्क देना गलत नहीं होगा कि अक्सर एक देश अपने बाहरी संबंधों के घरेलू मोर्चे पर जो प्रस्ताव रखता है वह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर निपटाया जाता है। यानी हम जो घरेलू अपनी जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय नियम कैसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे हैं, इन भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है और इनके आधार पर ही विदेश नीति को तैयार भी किया जाता है। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि महाशक्तियों की आर्थिक सैन्य जैसे दिग्गज देश जैसे अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ये सारे जो देश हैं इनकी विदेश नीति कुछ हद प्राप्त करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने के बजाय प्रभावित करते हैं। भारतीय विदेश नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की निर्धारण भूमिका पहले दिन से ही स्पष्ट थी। नेहरू ने निश्चित रूप से सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए चलते होते हैं और समाजवादी जीवन के प्रति प्रेम को देखते हुए, लेकिन शीत युद्ध की गतिशीलता को उन्हें गुटनिरपेक्ष जाने के लिए मजबूर कर दिया था। देखो क्या कह रहे हैं कि नेहरू जो थे वो समाजवाद को जरूर मानते, ठीक है, नेहरू जो थे वो समाजवादी थे और समाजवाद को ज़्यादा मानते थे और उस टाइम पर शीत युद्ध चल रहा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ऐसा था कि हम यूएसएसआर का समर्थन नहीं कर सकते थे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए हमें गुटनिरपेक्ष बना रहना पड़ा। यानी हम ना तो अमेरिका के साइड गए ना तो हम यूएसएसआर के साइड गए, यानी हमें गुटनिरपेक्ष, हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना पड़ा। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के कारण ही हो रहा, यानी दोनों महाशक्तियों के साथ हमें समान दूरी रखनी पड़ी। यानी ना तो हमें अमेरिका के साथ जाना था ना तो हमें यूएसएसआर के साथ जाना था। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखकर ही बना। भारत कभी भी पाकिस्तान और चीन के साथ अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए युद्ध के लिए नहीं जाता, लेकिन उसके जुझारू पड़ोसियों ने इसे अलग अलग समय पर उसके साथ युद्ध लड़ने के मजबूर किया। अगर आप देखोगे तो भारत कभी भी युद्ध लड़ने के लिए ना तो चीन के साथ ना तो पाकिस्तान के साथ वो युद्ध लड़ने के लिए कभी भी नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ऐसा बनता है और पड़ोसी ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी भारत को युद्ध लड़ना पड़ता है। 1964 में अपने परमाणु बम का विस्फोट नहीं किया होता तो देश के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को परमाणु उपकरण विस्फोट की ओर पर मोड़ना भारतीय विदेश और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के कल्पना से परे होता। यानी जब से भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो उससे भी हमें काफ़ी सिक्योरिटी मिली है और काफ़ी चीज़ें, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी हमें काफ़ी देखना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी कह सकते हैं कि विदेश नीति में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जैसे होगी वो विदेश नीति को काफ़ी डिसाइडेड करेगा और विदेश नीति उसको ध्यान में रख करके ही बनाई जाएगी। अगला कह सकते हैं लघु निर्धारक, ठीक है, लास्ट क्या रहेगा हमारा जो लास्ट पार्ट क्या है, लघु, यानी कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से लघु निर्धारक हैं जो फॉरेन पॉलिसी को डिसाइडेड करते हैं। देखो प्रमुख निर्धारकों के अलावा देश की विदेश नीति के निर्माण में कई छोटे कारकों को भी वास्तव में मान्यता दी जाती है। आरंभ करने के लिए राजनीति की संवैधानिक संस्थाओं विभिन्न स्तरों और अलग अलग समय पर विदेश नीति के कदमों को अंतिम रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लीग ऑफ नेशन में सीनेट द्वारा अमेरिका प्रवेश की अस्वीकृति देश में उत्कृष्ट मामला है। भारत के प्रति उस देश की नीति निर्धारित करने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका कोई छिपी तथ्य नहीं है। भारत में भी जैसे संसद कुछ राजनीतिक संस्थाएं विदेश नीति के उपायों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे भारत पाकिस्तान असैन्य परमाणु समझौते के मामले में किया गया है। देखो लघु निर्धारक क्या होता कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी बनेगी वह पार्लियामेंट भी डिसाइड कर सकती है, ठीक है, यानी पार्लियामेंट को भी उसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी ये नहीं कि फॉरेन पॉलिसी नेता ही डिसाइड कर लेंगे, सरकार ही डिसाइड कर लेगी, बल्कि भारतीय संसद जो होगी वह भी काफ़ी हद तक डिसाइड करेगी और संसद का भी इसमें काफ़ी अहम रोल होगा। संसद के आधार पर ही विदेश नीति को, यानी इसके आधार पर भी विदेश नीति को बनाया जा सकता है। यानी संसद का भी विदेश नीति में अहम रोल होगा और वह भी विदेश नीति को बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है।
जनता की राय को प्रभावित लोकतांत्रिक देशों में अधिक महत्व प्रदान करता है, जहां सरकार देश के मामलों को चलाने में जनता की भलाई के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। यदि कोई सरकार जनमत की अवहेलना करने लगेगी तो नीति के पक्ष में निर्णय में अहंकार दिखती है, तो जनता के से गंभीर प्रतिरोध की संभावना होगी। देखो, कोई भी सरकार हो, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही विदेश नीति को बनाना होगा। ये नहीं है कि हम आम लोगों को, जो लोग हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में ना रखें और विदेश नीति अपने मनमानी से बनाएं, ऐसा नहीं चलेगा। आम जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को ध्यान में रखना पड़ेगा और उन लोगों के ध्यान में रखकर ही विदेश नीति को बनाना पड़ेगा। श्रीलंका के मामले में, भारतीय हस्तक्षेप के मामले में यह काफ़ी देखा। श्रीलंका को लेकर के भारत ने जो हस्तक्षेप किया था तमिलों को लेकर के, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों की ऐसी मांग थी कि भारत सरकार उसमें इंटरफेयर करे, तब भारत की सरकार ने वहां पर अपना दखलंदाजी की थी, यानी तब उसने जाकर के बीच में कुछ ना कुछ किया था। यानी कह सकते हैं कि आम लोग जब सरकार पर प्रेशर डालेंगे तो सरकार फॉरेन पॉलिसी में परिवर्तन कर सकती है या फॉरेन पॉलिसी में चेंज कर सकती है। ठीक है, भारत में दलीय व्यवस्था की गतिशीलता भी इसका विदेश नीति में काफ़ी हद तक प्रभावित किया। देश की राजनीति परिदृश्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रभुत्व के दिनों में भारतीय विदेश नीति में कभी भी चीन के खिलाफ खुले तौर पर खुले जाने की अनुमति नहीं थी। यानी जब हमारे देश पर, देखो, राजनीति भी काफ़ी हद तक डिसाइड करती है। देखो, राजनीति का मतलब, देखो, कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान के खिलाफ जो नीति थी अलग प्रकार की थी। बीजेपी के साथ जब बीजेपी जब सरकार आई, मोदी की जब सरकार आई, तो पाकिस्तान के खिलाफ हमारी नीति में परिवर्तन आया। यानी राजनीति भी विदेश नीति को काफ़ी हद तक डिसाइडेड करती है। उसी प्रकार से जब हमारे देश पर कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का जब प्रभाव था, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था थोड़ा बहुत, तब चीन के खिलाफ हम लोग काफ़ी, या हमारी देश जो था वह काफ़ी खुल करके नहीं बोलता। यानी जब जैसे उसी प्रकार श्रीलंका के प्रति नीति पर बड़े पैमाने में प्रभावित किया। यानी कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति, यानी किस पार्टी की सरकार है, उसकी कैसे सोच है, उसकी कैसे अप्रोच है, ये भी विदेश नीति को काफ़ी हद तक क्या करती है, डिसाइडेड करती है। उदाहरण के लिए भारत में कृषि लॉबी ने कृषि संबंधों और गतिविधियों को विश्व व्यापार संगठन WTO के वास्तव भारत में प्रतिक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी विश्व व्यापार जो संगठन है उसके नियमों को हमें काफ़ी मानना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान के साथ अगर आप देखोगे तो उनके साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध चलते रहते हैं, चाहे कितने भी युद्ध हो जाएं, ऊपर से लड़ाई होती रहती है, ऊपर से सैनिक मरता रहता है, नीचे से व्यापार चलता रहता है। उसका रीज़न क्या है कि हमने WTO यानी व्यापारिक जो संबंध है उन रूल को, उन नियमों को हमें पालन करना पड़ता। उसी प्रकार से अगर आप चीन के साथ देखोगे, चीन के साथ भी हमारे सीमा विवाद है और कई प्रकार की चीज़ें, फिर भी हमें उन चीज़ों को मानना पड़ता है। ठीक है, रायसीमा हिल्स डायलॉग के संगठन जुड़ा हो। इसी प्रकार संक्षिप्त में ऐसे कई न्यून कारक है जो विदेश नीति को, ऐसे बहुत सारे कारक जो विदेश नीति को निर्धारित करते हैं और शीर्ष क्रम में आगे नहीं आते हैं, परंतु भारत की विदेश नीति कुछ विशिष्ट बनावट की प्रकृति और रूपरेखा में उसकी छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी ऐसे छोटे छोटे भी, यानी पार्टियां भी डिसाइडेड होती हैं, भाई लोगों की राय कैसे है, जनता कैसे बिहेव कर रही है, और ये कह सकते हैं दूसरा संसद कैसे नियम कानून बना रही है, इसके द्वारा भी विदेश नीति को काफ़ी हद तक डिसाइड किया जाता है। ये भी विदेश नीति में काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करते हैं। ठीक है।